हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस कैंपस वंस अगेन। सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर जो बहुत दिनों से चल रहा है, काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आना एक श्योरिटी होती है कि इस टॉपिक में से तो न्यूमेरिकल कोई ना कोई आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ से हम 5 तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो निकाल सकेंगे। पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इस चीज़ का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, देन उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके हम जैसी भी टाइप न्यूमेरिकल की एग्जाम में आ सकती है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ, और वी कैन से कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक सेल from its edge length। अभी हमने एज लेंथ पढ़ा हुआ है, बहुत बार कर लिया है। एज लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय ए, एंड इसकी कॉम्बिनेशन भी की है हमने। एज लेंथ डिफरेंट टाइप्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, बीसीसी में, एफसीसी में, सिंपल क्यूबिक में, पैकिंग फ्रैक्शन कर लिया हमने। तो यहां से हम क्या करेंगे, अभी एक क्यूबिक सेल होगा हमारे पास। वी नो व्हाट इज ए क्यूबिक सेल, जस्ट वेट। यस, हमारे पास कोई क्यूबिक सेल है, दिस इज अ क्यूबिक सेल। क्लियर। सपोज कीजिए ये क्यूबिक सेल है कॉपर का, मान लीजिए दिस इज ए कॉपर क्यूबिक सेल, कॉपर का क्यूबिक सेल है। कॉपर का मॉलिक्यूलर मास हमने मान लिया यहां पर m, मान लीजिए कॉपर का मॉलिक्यूलर मास है m। ये बहुत सिंपल होगा आपके लिए, डेंसिटी फाइंड करनी है हमें। मान लीजिए कॉपर एक एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट है, तो कॉपर का मॉलिक्यूलर मास होगा कुछ ना कुछ, मान लीजिए m है उसमें। अब हमने 3 केसेस किए हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इन तीनों में हमने नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। यस, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस जो मेरी वीडियोस है उसे देखिए, पहले पता चलेगा कि आपको कैसे नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ एटम्स, मान लीजिए यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स इस क्यूब में हो गए z, कोई नंबर दे दिया हमने z। इस कॉपर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास m है, नंबर ऑफ एटम्स इस पूरे क्यूब में z है, और मान लीजिए एज लेंथ, पहले भी हमने लिखा है एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ, एंड जो a होती है दैट इज ऑलवेज इन पिकोमीटर। जो एज लेंथ होती है, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं तो इनकी एज लेंथ जो है वो मीटर में नहीं होती, वो पीकोमीटर में होती है। और पीकोमीटर का रिलेशन मीटर के साथ हमने किया हुआ है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, और दैट इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो यहां पर मेरे पास कुछ मैंने टर्म्स जो अपने आप रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर। अभी यहां पर चलते हैं, क्या करना है, फाइंड डेंसिटी। सपोज कीजिए डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है रो के साथ, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ डेंसिटी, रो। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में भी किया है, फिजिक्स में भी किया है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। अब यहां पर मास क्या है, मास होगा मास ऑफ यूनिट सेल, मींस इस पूरे यूनिट सेल का कितना मास है उसे मैं डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस पूरे क्यूब के वॉल्यूम के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहां पर एज लेंथ है मेरे पास a, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ a, ठीक है। क्यूब होता है, क्यूब की सभी साइड्स इक्वल, एंड इसलिए सभी को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, a। देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, दैट इज इक्वल टू साइड का क्यूब, एंड साइड क्या है इसकी, एज लेंथ, सो एज का क्यूब, एंड एज क्या है a, सो a का क्या आ गया क्यूब, बट a है इसमें पिकोमीटर में, सो a इन पिकोमीटर का क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब इंटू पिकोमीटर क्यूब, डन।
एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। तो यहां पर पुट कर देते हैं वैल्यू a क्यूब इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, वो किस में आ गया अब सेंटीमीटर में। 1 पिकोमीटर की वैल्यू पुट की यहां से, उसका आ गया क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू a क्यूब इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने सेंटीमीटर का क्यूब, तो यहां पर मैंने सिंपल क्या निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल क्या आना था, a क्यूब, बट क्योंकि a हमें दी है पिकोमीटर में, सो पहले पिकोमीटर का क्यूब निकाला, देन उस पिकोमीटर की वैल्यू पुट की सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो गया, 10 दी पावर माइनस 10 का क्यूब क्या होगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस 30, और सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। सो दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। यहां तक क्लियर है आपको। सो यहां पर मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। सो वॉल्यूम तो मेरे पास हो गई। सेंटीमीटर में क्यों निकाला है, क्योंकि डेंसिटी जो है क्यूब की वो बहुत कम होगी अभी हमारे पास, वो ग्राम में होगी, और ग्राम के साथ हमारा सीजीएस जो यूनिट चलेगा वो सेंटीमीटर चलेगा, वो पिकोमीटर यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो इसलिए हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर यहां तक, ओके। नाउ व्हाट इज द मास, मास ऑफ यूनिट सेल। इस पूरे क्यूब का मास कितना होगा, मेरे पास 12 एप्पल है, 12 एप्पल है, एक एप्पल का मास है 5 ग्राम, तो 12 का कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। यहां पर भी सेम क्या लिखा है मैंने, मास ऑफ यूनिट सेल, इस पूरे यूनिट का मास। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इसमें देखेंगे नंबर कितना है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, एक एटम का कितना मास होता है, तो यहां पे लिख देंगे हम मास ऑफ अ सिंगल एटम, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या आ गया, नंबर मास टोटल किसके पास आ गया, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू जेड, जेड ही लिखा है मैंने, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ अ सिंगल एटम। मोल फ्रैक्शन टॉपिक मैंने +1 क्लास में करवाया हुआ है, आप मेरी वो भी वीडियो देख सकते हो। उसमें अगर किसी को मोल फ्रैक्शन नहीं आता तो मैं रेकमेंड करूंगा सभी बच्चों को कि पहले वो वीडियो देखे। रीजन क्या है कि मोल फ्रैक्शन हमारा किसी भी चैप्टर में किसी भी रूप में आ सकता है, कभी भी, ठीक है। उसका कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो इस चैप्टर में नहीं आएगा। मोल फ्रैक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारी पूरी साइंस में। सो अभी मास कैसे निकालेंगे सिंगल एटम का, तो वहां पे सिखाया हुआ है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ अ सिंगल एटम दैट इज इक्वल टू उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या यहां पर मैंने क्या लिखा मोलर मास, यहां पे मैं एटॉमिक मास लिख दूंगा क्योंकि कॉपर एलिमेंट है, कॉपर एक एलिमेंट था तो उसका मॉलिक्यूलर मास तो हो नहीं सकता, उसका क्या होगा एटॉमिक मास होगा, ठीक है। सो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ अगर मैं किसी के एटॉमिक मास को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो भी वैल्यू उस वक्त आ रही होती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड मास ऑफ अ सिंगल एटम। सो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया है m के साथ, एवोगैड्रो को लिखा है n0 के साथ। इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। सो मेरे पास क्या आ गया, पूरे यूनिट सेल का मास दैट इज इक्वल टू नंबर z इंटू m/n0, दिस इज नंबर 2। अभी मेरे पास टोटल दोनों चीजें अवेलेबल है, वॉल्यूम भी आ रहा है, मास भी आ गया। सो मैं इन दोनों चीजों को यहां पर पुट कर देता हूं। चलिए पुट करते हैं और अपना एक सिंपल सा रिलेशन हम डिराइव कर रहे हैं उसे याद कर लेंगे ताकि कोई भी किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, यहां पर, यहां से मैं साफ कर देता हूं, ओके, यहां से साफ कर देते हैं, ठीक है। यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए मास कितना लिखा मैंने, मास आ गया मेरे पास z इंटू m/n0, z इंटू m/n0, डन। वॉल्यूम कितना लिखा था मैंने, वॉल्यूम लिखा था मैंने a का क्यूब इंटू 10⁻⁻30, ये मेरे पास यहां पर लिखा था, इंटू 10⁻30। क्लियर है। अभी देखिए z का कोई यूनिट नहीं होता, z इज ए नंबर,
m इज ए मास, मास किस में लिखेंगे हम, ग्राम में, क्योंकि हमारे जितने भी एटॉमिक मास होते हैं या जितने भी मॉलिक्यूलर मास होते हैं उन्हें हम क्या लिखते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर आ जाएगा ग्राम। ए क्यूब क्या था, हमने अभी डिराइव किया था, ए क्यूब था सेंटीमीटर का क्यूब। सो यहां पर तो आ गया सेंटीमीटर, उसका क्या आ गया, क्यूब। अगेन दिस इज एवोगैड्रो नंबर, सो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। सो यहां पर मेरे पास यूनिट क्या आ गया, ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। सो सिंपली ग्राम सेंटीमीटर -3 आ गया या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया मेरे पास। सो मेरे पास डेंसिटी का एक सिंपल सा रिलेशन आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m बाई ए क्यूब इंटू n नॉट इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द न्यूमेरिकल्स। इससे और कुछ नहीं आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल देखिए कितने टाइप का आ सकता है मेरे पास। एक डेंसिटी फाइंड कीजिए, दूसरा Z फाइंड कीजिए, Z का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एटम्स। इसे न्यूमेरिकल क्या कैसे आएगा कि बताइए ये कौन सी टाइप है, ये BCC है, ये FCC है, ये सिंपल है, वो यहां से फाइंड हो सकता है। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आ सकता है, एज लेंथ फाइंड करनी आ सकती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो टिपिकल भी होती है, खासकर जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं की होती, उनके लिए एज लेंथ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है फाइंड करनी, या ये भी फाइंड करना आ सकता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेंसिटी। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखनी है, जो m होता है, m जो है वो है एटॉमिक मास, वो है एलिमेंट का। अगर मेरे पास कोई आयोनिक कंपाउंड हुआ, इफ देयर वॉज एनी आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसमें Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आयोनिक कंपाउंड के केस में हम एटॉमिक मास नहीं लिखते, हम लिखते हैं फॉर्मूला मास। तो उस केस में हमारे पास होता है फॉर्मूला मास। ठीक है, तीसरी चीज Z। अगर मेरे पास Z का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद ही रख लेना है पूरे चैप्टर में, कभी भी भूलना नहीं है। अभी Z जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स, अभी हमने किया Z होता है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल, ये हमने कर लिया। बट ये किस केस में होगा, इट विल बी इन केस ऑफ एलिमेंट। अगर वो एलिमेंट है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, उस केस में हम लिखेंगे Z को एज ए सच, ऐसे ही। अगर वो एलिमेंट नहीं है, कोई आयोनिक कंपाउंड है, देन Z विल बी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तब Z मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, कि मेरे पास फॉर्मूला यूनिट्स कितने हैं इसके। ठीक है, तो उसका एक केस याद रखना है हमने। एग्जाम्पल है मेरे पास कॉपर, मैंने न्यूमेरिकल की कोई स्टेटमेंट देखी, उसमें कॉपर लिखा है कि कॉपर क्रिस्टलाइज इन BCC। अगर कॉपर BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, देन वी नो व्हाट इज Z इज 2। किया हुआ हमने कि BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे होते हैं भाई, 8 होते हैं कॉर्नर्स पे, उनकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8, एंड देन एक होता है बॉडी के सेंटर में, उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1, सो इनको मिला के बन गया 2। सो सिंपल कॉपर में। बट अगर मेरे पास यही लिखा होता है सीजियम क्लोराइड वही नो एक आयोनिक कंपाउंड है, वो भी BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, मान लीजिए, ये आपको एक ही केस याद रखना है इसका, सीजियम क्लोराइड भी BCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तब हमने क्या करना है, तब हमने Z को मानना है 1। वाई, बिकॉज नाउ दिस इज नॉट अ केस ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एटम्स नहीं काउंट करने, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स काउंट होंगे। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या होंगे, 1 ही होगा सिर्फ।
सो वन सिर्फ सीजियम क्लोराइड के केस में याद रखना है, अगर मेरे पास आयनिक कंपाउंड है और वो BCC में क्रिस्टलाइज हो भी रहा है तब भी हमें Z क्या लिखना है, 1 लिखना है। बस ये एक एक्सेप्शनल केस ही मान लीजिए अभी आपकी क्लास के लिए, तब उसके बाद बाकी जो है सारा वो सिमिलर चलेगा जैसे हमने किया है अभी तक। ठीक है, तो यहां पर मैं अब न्यूमेरिकल करवाऊंगा। चलिए मेरे पास है फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के ऊपर। सोडियम हैज अ BCC स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिस, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है कि सोडियम जो है वो BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है और क्रिस्टलाइज होने के बाद उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिस मच है। ठीक है, डेंसिटी फाइंड करनी है। अभी मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाय A क्यूब इंटू N0 इंटू 10⁻⁻30। यही था हमारे पास। Z है मेरे पास, Z है मेरे पास, Z है इस टाइम। Z क्यों है, BCC है। अभी BCC स्ट्रक्चर में Z क्या होता है, 2 होता है जी। ठीक है जी। M है मेरे पास, एटॉमिक मास Z। सोडियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट के केस में हम M को एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, 23 होता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास N0 है जी। हाँ, N0 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ये होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻⁻22। यस, नो, इट्स 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है मेरे पास, प्लस में नंबर है ये। ठीक है जी, ये भी आ गया मेरे पास। अभी और क्या रह गया, ए रह गई मेरे पास। ए इज कॉल्ड एज लेंथ। अभी एज लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, यहां पर तो लिखा है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अभी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मेरे ख्याल से हमने BCC के केस में किया हुआ है कि BCC के केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वी नो D इज इक्वल टू √3a/2। ऐसे ही था कुछ। जो मेरे पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस था इन केस ऑफ BCC, दैट वाज इक्वल टू √3a/2। अभी मेरे पास क्या है, A निकालना है, तो A क्या आ गया, A आ गया मेरे पास 2 इंटू D/√3। सो इसे सॉल्व किया हुआ है मैंने। इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाता है दैट इज इक्वल टू, अच्छा ओके, 2 इंटू डी क्या है मेरे पास 365 इंटू 9/√3 की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क दिया था। √3 क्या होता है 1.732। तो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है 422.5 पिकोमीटर। क्योंकि ये पिकोमीटर में है तो ये भी पिकोमीटर में आ गया मेरे पास। सो मेरे पास यहां पर एज लेंथ ए आ गई 422.5। आपको ये वैल्यूज याद रखनी होगी। √3 किसके इक्वल होता है, √2 किसके इक्वल होता है, ये दोनों वैल्यूज बार बार यूज होंगी। सो आपको बेटर है याद कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ए भी आ गया, ये यहां पर ए लिख लेते हैं हम। ए आ गया मेरे पास 422.5 पिकोमीटर, ठीक है। अभी पिकोमीटर की वैल्यू पिकोमीटर में ही लिखनी है हमें, रीजन क्योंकि यहां पर मैंने ऑलरेडी किस में कन्वर्ट कर लिया इसे, सेंटीमीटर में। सो अभी पिकोमीटर को यहां पर सेंटीमीटर पे चेंज आपने नहीं करना, ऑलरेडी हमने यहां पर चेंज किया है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसे हटा सकते हैं यहां से। यहां पर क्या करेंगे हम 422.5 इंटू 10⁻⁻10, ये क्या आ गया मेरे पास सेंटीमीटर। सो अगर मैं यही वैल्यू ए की यहां पर पुट करूंगा तो ऑब्वियस है मेरे पास यहां पर फिर से क्या आ जाएगा 10⁻30 क्यूब होके। सो बेटर है मैं इसे छेड़ता नहीं हूं, यहां पर मैंने पहले एक फॉर्मूले में एज सच इसे -30 लिख दिया। डन, चलो वैल्यू पुट करते हैं हम। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया हमारा, बहुत इजी हो गया। वैल्यूज पुट करने के बाद बहुत इजी है, थोड़े कॉम्प्लिकेट भी करेंगे हम न्यूमेरिकल। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड क्या है मेरे पास 2 इंटू 23/422.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30 लीजिए। सो इसको सिंपली कैसे काटना है, ये तो प्लस माइनस
माइनस, यहां पे क्या आ गया -7 आ गया। सो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 46 इंटू ये 10⁻7 ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे क्या है मेरे पास 422.5 इंटू 6.022। सो इसे सॉल्व करने के बाद, ये अब इजी हो गया सॉल्व करना। इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये एक बहुत ही इजी न्यूमेरिकल हो गया डेंसिटी को फाइंड करने का। आई होप सभी को क्लियर है। ये बहुत ही सिंपल था। इसमें सिंपल हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया था, उसे मैंने एज लेंथ में कन्वर्ट किया, बाकी वैल्यूज मुझे पता थी कैसे निकालनी है, पुट की, डेंसिटी आ गई। अभी जो मेरा न्यूमेरिकल है इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे हम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, बिकॉज अगर मेरे पास एज लेंथ फाइंड करनी आ गई एग्जाम में, जो आती भी है, तो वहां पर बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। वो मैं आपको इजीली करवाऊंगा आज कि ऐसे कैसे हम एज लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है। सो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अभी मेरे पास दूसरी टाइप है इसी न्यूमेरिकल की, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, थोड़ी सी टिपिकल है, बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। टाइप 2 फाइंड क्या करना है हमें, एज लेंथ फाइंड करनी है। अभी एज लेंथ के साथ बहुत से सिमिलर टाइप्स हमें पूछे जा सकते हैं। ए भी पूछा जा सकता है, रेडियस भी पूछा जा सकता है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर भी पूछा जाएगा। तीनों ही अगर पूछे जा रहे हैं या इंटर आयोनिक डिस्टेंस पूछा जाए तो वो चारों जो होते हैं वो चारों जो है एक ही टाइप है। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे, एज लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो देखिए डेंसिटी एल्यूमिनियम की दी है हमें दिस मच। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC लैटिस में। फाइंड क्या करना है, रेडियस। आ गया रेडियस, सो इट मींस मुझे रेडियस नहीं, पहले क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करनी है। सो जब भी मेरे पास डेंसिटी आ गई तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो मुझे पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू n0 इंटू 10⁻30। ठीक है, ये पता है मुझे। अभी मैं फाइंड करता हूं कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। Z है जी FCC, लिख लेते हैं यहां पर Z है FCC में एटम्स होते हैं 4, ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, M इज इक्वल टू एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 एल्यूमिनियम, ठीक है। इससे ज्यादा इजी कोई भी नहीं करवाएगा आपको, बहुत ध्यान से समझना है इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल से मिलता जुलता कोई भी न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। एज लेंथ नहीं, हमें नहीं गिवन है, इस बार नहीं गिवन। डेंसिटी, यस डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 2700 किलोग्राम मीटर -3। अब एल्यूमिनियम का जो मास है वो है ग्राम में, डेंसिटी है मेरी किलोग्राम में, और इस चीज को मैंने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेरे लिए, बहुत कॉम्प्लिकेट होगा। सो बेटर क्या है, ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, इसे भी मैं ग्राम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे करेंगे, 2700 किलोग्राम डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर। अभी मीटर क्यूब डिवाइड हो रहा है, माइनस है तो डिवाइड हो रहा है, नीचे चले जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, और उसका ऊपर क्या है, क्यूब है। सो 100 का क्यूब मींस 1 के पीछे 6 जीरोस, सो 6 जीरोस मींस 1 2 3 4 5, सो 5 जीरोस तो कैंसल, एक बची यहां पर, एक बच गई। सो मेरे पास क्या आ गया, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी, सिंपल। सो इस डेंसिटी को मैं पुट कर दूंगा यहां पर। अभी चलिए करते हैं सॉल्व। ए क्यूब फाइंड करना है, अभी ए क्यूब को इस साइड ले जाते हैं हम, और डेंसिटी यहां पर आ गई, Z इंटू एम बाय डेंसिटी इंटू n0 इंटू 10⁻30। अभी वैल्यूज पुट करें। Z क्या है मेरे पास 4, ये है 27, डेंसिटी क्या है 2.7, n0 है 6.02। अच्छा, इसे आप एक सिग्निफिकेंट या 2 सिग्निफिकेंट तक लिख सकते हैं, 6.02 अकेला लिख सकते हैं यहां पर, 10⁻23 इंटू 10⁻30। क्लियर है। अभी सॉल्व करेंगे हम, देखिए पॉइंट हट जाएगा,
27 से 27 कैंसल, ये पॉइंट चला गया ऊपर, सो मेरे पास आ गया 40। नीचे क्या है 6.02, ये कैंसिल हो गया, यहां पर मेरे पास आ गया -7, सो ये चला गया ऊपर 10⁻7। अभी ये पॉइंट हटा दिया, 2 0 ऊपर ऐड कर देते हैं हम, कितना आ गया मेरे पास 40/602 इंटू 10⁻9। सो 7 की बजाय क्या लिख दिया मैंने 9, मैंने पॉइंट्स हटा दिए सारे। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड 20, दिस इज कॉल्ड 301, सो मेरे पास आ गया 20/301 इंटू 10⁻9। अब इसे सॉल्व करते हैं, 20 को 301 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 0.006, 6 3 जा, अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 6 0 18 1806। सो सॉल्व करेंगे इसे, आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 9 1, सो अगर फिर 0 आएगी मेरे पास, फिर 6 के साथ ही जाएगा जे, फिर 6 आ गया मेरे पास। इसको अगर फर्दर मैं और सॉल्व करूं तो ये कुछ यहां तक चला जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, ये मेरे पास आ गया कुछ 0.0664 इंटू 10⁻9। तो यहां तक तो बहुत इजी हो गया जी मेरे पास। ए क्यूब मैंने किसी तरह फाइंड कर लिया, इसे इस फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी आगे क्या देखना है हमें, इसे साफ कर देते हैं हम। ओके, मेरे पास आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 0.0664 इंटू 10⁻9। अभी क्या करना होता है, अभी आपने इस पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करना है राइट साइड या लेफ्ट साइड कि 10 की जो पावर है ना वो 3 के साथ डिविजिबल हो जाए। एक फॉर्मूला याद रखना है कि पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करना है कि 10 की जो पावर है वो 3 के साथ डिविजिबल हो जाए। 9 3 के साथ डिविजिबल है, ऑलरेडी है, लेकिन यहां पर लॉग फाइंड करना आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, पहले पॉइंट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करता हूं, पॉइंट को यहां से लेके यहां शिफ्ट कर देते हैं, कम से कम 2 डिजिट जो है उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू में होनी चाहिए, जैसे 6 है यहां पर। सो मैंने 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास आ गया 66.4 इंटू, अभी जो मैंने राइट को शिफ्ट किया, जब भी हम राइट को शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी पावर, कितनी माइनस होगी 1 2 3 डिजिट के अकॉर्डिंग। सो यहां पे क्या आ गया 10⁻6। अभी जो 6 है वो भी 3 पे डिविजिबल है, तो यहां तक क्लियर है आपको, ये क्लियर है। अभी क्या करते हैं हम, ए क्यूब को हम ऐसे फाइंड कैसे करेंगे, अब हम कैसे करेंगे अब फाइंड। अभी क्या करते हैं हम, ए क्यूब जो है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्यूब, यहां पर क्या हो जाएगा 1/3, सो 66.4 का भी 1/3 हो जाएगा और 10⁻6 का भी वो 1/3 हो जाएगा। डन। इसे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पूरी क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं, लेट इट इज x। सो मैं इसे सेपरेटली सॉल्व करूंगा। मान लीजिए x मेरे पास है 66.4 की पावर 1/3 इंटू 10⁻6 की पावर 1/3, सो ये तो आ गया मेरे पास 2, ये तो 2 आ गया, सॉल्व हो गया। तभी मैंने इसको 3 की पावर में कन्वर्ट किया था ताकि वो 3 के साथ क्या हो जाए, इजीली डिविजिबल हो जाए। अभी इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो लॉग x, यहां से आपको लॉग सीखे होंगे आप बच्चे, लॉग x इज इक्वल टू 66/4, 1/3 का भी क्या आ गया, आगे लॉग आ गया। ठीक है, अभी लॉग जो है आपको आना चाहिए, मैं कुछ सिखा देता हूं आपको। लॉग x ऐसे ही रहेगा यहां पर, लॉग 66.4 log m⁻n। अभी सबसे पहले एक फॉर्मूला आ गया, log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n है, कोई पावर भी दी है तो पावर आगे आ जाती है, n log m आ जाएगा यहां पर। सो एक फॉर्मूला तो ये याद कर लिया आपने log का कि यहां पर क्या आ जाएगा 1/3 log 66.4, इजी। अभी log देखना सीखेंगे हम।
लॉग कैसे देखते हैं, हमारे पास लॉग टेबल होता है। लॉग टेबल में हम देखेंगे लॉग ऑफ 66 का कहां तक, 4 तक देखेंगे। लॉग 66 का 4 तक देखेंगे हम। तो यहां पर मेरे पास लॉग टेबल है, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में यहां पर मैंने क्या लिखा है 66। तो 66 मैं इस लाइन से फाइंड करूंगा, पहली जो लाइन होती है उससे मैं 66 फाइंड कर लूंगा। तो ये मेरे पास 66 आ गया। अभी 66 के पास आगे क्या है, 4 है। तो 66 की वैल्यू मैं ऊपर से देखूंगा 4 कहां पर है, ये 4 है। तो 66 की 4 तक वैल्यू में देखूंगा तो मेरे पास आ रहा है 8222। आप अपनी बुक में से चेक कर सकते हो। सो 1/3 एज सच यहां पर आ गया 8222। अभी पॉइंट कहां पर लगाना है, लॉग में बच्चे बहुत गलती करते हैं, पॉइंट कहां पर लगाएं, 8 के बाद लगाएं, 2 के बाद लगाएं, कहां पर लगाएं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, हमें पॉइंट से पहले डिजिट्स काउंट करनी है, कितनी है, पॉइंट से पहले डिजिट कितनी है, 2। जितनी भी डिजिट्स होंगी उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, बस सिंपल शॉर्टकट। यहां पर 2 डिजिट्स हैं, उसमें से 1 माइनस किया तो क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस करने के बाद जितना भी आंसर आएगा उसे मैं लिख दूंगा यहां पर 1, उसके बाद डॉट लगा दूंगा। यह है लॉग का फॉर्मूला, लॉग का शॉर्टकट। अगर मेरे पास यहां पर 1 डिजिट होती तो मैं एक में से भी 1 ही माइनस करता। 1 माइनस 1 क्या होता, 0। तो यहां पर मैं क्या लिखता, 0 पॉइंट कुछ लिख देता। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अभी 3 से ये डिविजिबल है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पर 0.6074, यही आएगा 0.6074। यहां पर मेरे पास लॉग आ रहा है x का, इतना कुछ आ गया। अभी बहुत इजी हो गया, पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स आ रही हैं, x उस साइड जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। जो लॉग होता है वो दूसरी साइड क्या हो जाता है, एंटी लॉग। सो x आ गया मेरे पास एंटी लॉग किसका, 0.6074 का। अभी 0.6074 का एंटी लॉग कैसे देखेंगे, वो भी ऐसे ही देखेंगे। इसी एंटी लॉग में से आगे एंटी लॉग है, उसमें से 0.60 में यहां से फाइंड करूंगा, पॉइंट जो 7 है वो आगे से देखूंगा। अगर उसके भी आगे कोई डिजिट है तो वो यहां पर एक बॉक्स होता है, उसमें से देखेंगे हम डिजिट। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास डिफरेंस, मीन डिफरेंस फाइंड करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.6074 की, 0.6074 की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है मेरे पास 4050, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। x आ गया मेरे पास इतना फाइंड करने के बाद। अभी एंटी लॉग में डॉट कैसे लगाते हैं, लॉग में डॉट जो होती है वो याद रखना है, एक डिजिट हटाकर यहां डॉट लगती है हमेशा, क्योंकि यहां पर पॉइंट से शुरू हुआ एंटी लॉग 0.6074 में मेरे पास जो भी वैल्यू होगी उसमें मैं एक डिजिट छोड़ के डॉट लगा दूंगा। ये आपके लिए एक शॉर्टकट है। ठीक है, एंटी लॉग में एक फर्स्ट डिजिट, देन क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। सो अभी मेरे पास जो है वो a की जो x वैल्यू है वो आ चुकी है। सो मेरे पास a क्या आ गया, मेरे पास 4.050। ऊपर क्या लिखा था मैंने, यहां पर इसे सॉल्व किया था मैंने, इसे छोड़ दिया मैंने, सॉरी, 10⁻² भी आ रहा है साथ में। सो ये तो सॉल्व किया मैंने, ये भी आ रहा था 10⁻²। सो यहां पर आ गया 10⁻²। ठीक है, सो बेसिकली मैंने जो x मानना है ना वो इसे मानना है, सिर्फ इसको, इसे नहीं मानना हमने, x इसे ही मानना है x। इसे तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ इसे x मानना है, इस चीज को x मान के लॉग्स एंटी लॉग फाइंड कर ली वैल्यू, तो उस वैल्यू को यहां पर लिख दिया। इसे तो मैंने ऐसा सॉल्व कर ही लिया था यहां पर। अभी इनको टोटल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4050/1000 इंटू 10⁻², सो दैट इज इक्वल टू 405। सो आंसर अभी जो मेरा आया 405, वो सेंटीमीटर में आएगा या पिकोमीटर में, ये आपको बताना है मुझे। वो सेंटीमीटर में होगा या पिकोमीटर में होगा? यस, वो पिकोमीटर में होगा। रीजन, क्योंकि हमने 10⁻³ सेंटीमीटर पहले लिखा था।
तो मैंने बताया था जब डेरिवेशन की थी कि 10⁻⁻30 इसलिए लिखा है क्योंकि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब जो एज लेंथ होगी वो हमेशा ही पिकोमीटर में पुट की जाएगी, तो ये आंसर भी किस में आएगा, पिकोमीटर में आएगा। सो ए मेरे पास आ रहा है 405 पिकोमीटर। अभी ए इतना है, रेडियस फाइंड करना है एल्यूमिनियम का। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एफसीसी में। एफसीसी में रेडियस का रिलेशन क्या था, नहीं याद, मुझे तो याद नहीं है, मुझे रिलेशन याद है डेंसिटी का, मुझे याद है डी का, सॉरी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो था वो था एफसीसी में, वो था एफसीसी में था √2a/2, ऐसे लिखा था हमने, या हमने लिखा था a/√2, याद है। अभी रेडियस इसका हाफ होता है, सो रेडियस क्या आ गया, d का हाफ मींस इसका भी हाफ, सो ये आ गया मेरे पास a/2√2। सो यहां से सॉल्व करेंगे हम, a की वैल्यू आ गई 405, 2 का एसएच एंड √2 क्या होता है 1.414। इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू, आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पर मेरे पास नहीं लिखी तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी और इसका यूनिट क्या होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 2, जिसमें हमने क्या फाइंड किया, ए इज इक्वल्ड एज लेंथ। एज लेंथ के बाद हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इंटर आयोनिक डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है अगर वो एक आयोनिक कंपाउंड है। एज लेंथ को फाइंड करने का मेथड मैंने बता दिया कि a³ तक हम ऐसा फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इस पावर को ऐसे रखेंगे कि वो 3 के साथ डिविजिबल हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जो है 1/3 हो जाएगा, पॉइंट की शिफ्टिंग कर दी हमने। इस वैल्यू को हम x मान के साइड पे सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया, वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया और मेरे पास एज लेंथ आ गई एज सच। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लियर है, आप नोट कर सकते हो। ओके, सो मेरे पास अभी टाइप 3 है इसी न्यूमेरिकल की। एटॉमिक मास आपको फाइंड करना आ सकता है या आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में जो सेंट्रल बोर्ड है हमारा, जो सिंपल +2 क्लास के एग्जामिनेशन होती है, उसमें बहुत बार ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल। तो इसे हम ध्यान से समझेंगे। एक एलिमेंट है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है। अभी पूछा गया है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ एलिमेंट, इतने ग्राम एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है m/z/a³ इंटू n0 इंटू 10⁻⁻30। ये पता है मुझे, अभी मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, ये आपको पता है। डेंसिटी कितनी है 7.2 है। ओके, m इज कॉल्ड एटॉमिक मास, वो गिवन ही नहीं है हमें, ये मास नहीं गिवन, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये नॉर्मल कोई मास है, इसमें पूछा गया है। सो सबसे पहले हम एटॉमिक मास फाइंड कर लेते हैं m। z कितना होगा, एलिमेंट किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, बीसीसी में, सो z क्या होगा मेरे पास 2। a³ डेंसिटी कितनी है 7.2 एंड एज लेंथ कितनी है 288, सो यहां पर आ गया 288 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 या 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30। इसे सॉल्व पहले कर लेते हैं, यहां पर आ गया -7। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 3.01। सो मेरे पास m था, m कैसे आ गया, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ऊपर क्या है मेरे पास, क्या आ गया 288 का क्यूब इंटू 3.01 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 7.2। सो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है आपको सभी बच्चों को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लिकेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं तब सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक
वैल्यू है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हो। इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट है वो मैं ऐसा लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 51.8 ग्राम पर मोल। सो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास m आ गया, क्लियर है ना। सो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया इतना। अभी मुझे क्वेश्चन पे दोबारा जाना पड़ेगा। क्या मैं क्वेश्चन के पास पहुंच चुका हूं? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्राम ऑफ एलिमेंट, मींस मेरे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स किसमें कितने होंगे, ये पूछा गया है। सो मैंने फिर से आपको वही रिकमेंडेशन देनी है जो पहले बोला था मैंने आपको। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th का मेरा जो लेक्चर है उसमें मोल कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही इजी वे में सिखाया हुआ है, वो देखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं? देखिए मेरे पास आ गया दिस इज एटॉमिक मास। किसी का भी एटॉमिक मास अगर मैं 51.8 किसी का भी एटॉमिक मास अगर ग्राम में हो तो वो होता है 1 मोल। किसी का भी एटॉमिक मास अगर उसके पीछे ग्राम लिख दिया जाए तो वो होता है 1 मोल, एंड उस 1 मोल में एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बेसिक 11th क्लास, क्लियर। सो इट मींस 51.8 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम्स है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी 1 ग्राम में कितने हो गए? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 51.8। पूछा किस में है? इस ग्राम में पूछा है। तो 208 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 51.8 इंटू 208। सो ये मेरे पास कुछ आ गया सॉल्व करने के बाद 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो दिस इज आंसर। दिस इज वेरी इजी। आपको सिंपली मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, एटॉमिक मास यहां पर फाइंड करना है, m फाइंड करना है। उस एटॉमिक मास को अगर मैं ग्राम में यहां पर लिख रहा हूं तो वो 1 मोल होता है, उसमें इतने एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, ये हमने किया हुआ है। सो इसमें इतने एटम्स हैं, 1 ग्राम में फाइंड कर लिए, इतने ग्राम में पूछा है वो सॉल्व कर लिए, ये मेरे पास आंसर आ गया। सो दिस वाज टाइप 3 एटॉमिक मास फाइंड करना या नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने, ठीक है। सो आई होप सभी को क्लियर होगा। आप बच्चे नोट कर सकते हो, इसे अब नोट कर ले। चलिए मेरे पास अभी नेक्स्ट टाइप है, टाइप 4, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना है हमें कि ये सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है या एफसीसी है। वो कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी होता है ये। इट मीन्स हमें इसमें क्या फाइंड करना है? हमें पहले फाइंड करना क्या है? जेड, बस। सो इसमें जेड फाइंड करना होता है। कैसे करेंगे? डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ गिवन है, टाइप फाइंड करने को बोला है, एटॉमिक मास दोनों के हमें गिवन होते हैं, ठीक है। इस केस में गिवन होते हैं बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम। अगेन फॉर्मूला z इज इक्वल टू, अभी आप फॉर्मूला बोल सकते हो मेरे साथ, z इज इक्वल, सॉरी z बोल दिया मैंने, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻30। z कितना है? अभी z फाइंड करना है तो z को इस साइड ले जाते हैं हम। मेरे पास क्या आ गया? रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय क्या आ गया मेरे पास? m। z फाइंड करना है तो मेरे पास आ गया m, ठीक है। सो मेरे पास z आ गया सिंपली, रो की वैल्यू कितनी है? 2.75, a कितना है? 654, उसका आ गया क्यूब, एन नॉट आया 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻30 एंड इसका मॉलिक्यूलर मास है 39 प्लस 80। तो यहां पर KBr है, KBr का मॉलिक्यूलर मास होगा, K का है 39, Br का ब्रोमीन का होता है 80, दोनों को प्लस किया, ये मेरे पास कुछ आ जाएगा। मैंने यहां पर Z को सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद कुछ आ रहा है 3.89। 3.89 का मीनिंग क्या होता है? 4, एंड 4 का क्या मतलब होता है? FCC। इट मींस Z के अगर आंसर 4 आता है या 4 के नियर आता है तो वो FCC माना जाएगा। अगर 1.89 होता तो हम 2 मान लेते, तो वो क्या होता? BCC।
सो यहां पर Z अगर 4 आ रहा है, उसे हमने FCC लिखा, सो इट मींस जो KBr है इस केस में क्रिस्टलाइज किस चीज में हो रहा है, वो FCC क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है। आई होप सभी को क्लियर है। इसके साथ मेरे सारे जो न्यूमेरिकल है ईच टाइप जो है वो खत्म होती है। ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है डेंसिटी का। क्लियर।